हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 से 20। मतलब जो जनरल टर्म वाली एक्सरसाइज जो हमने कल स्टार्ट करी थी उसको आज खत्म कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। आपको पता है एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन होता है, तो सारी चीज़ें समझ में आए उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में, अपने कॉन्टैक्ट्स में, और जिसने सब्सक्राइब ना करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट कर लिए आज के क्वेश्चन हमने। क्वेश्चन नंबर 9, कल हम लोगों ने जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से कहानी आज शुरू कर रहे हैं। तो कल वाले ही कॉन्सेप्ट्स हैं। थर्ड टर्म उन्होंने दिया है कितना, 4। थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, ये लिखा है। यानी कि थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। चीज़ें हो गई दो। कल हमने सारी चीज़ें देखी थी। थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a + 2d इज इक्वल टू 4। भाई आपसे ये बोलूँगा, जिन लोगों ने कल की वीडियो ना देखी हो तो पहले वो कल की वीडियो देख लें, क्योंकि चीज़ क्या होती है, एक चैप्टर एक फ्लो में स्टार्ट होता है। कल पहला पार्ट था, आज दूसरा पार्ट है, और कल हम सम वाली एक्सरसाइज करके ट्राई हम यही करेंगे कि कल ही इस चैप्टर को एपी को ख़त्म कर दें। तो कल वाली वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए थे, बेसिक्स क्लियर करवाए थे। a + 2d, थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, a + 2d इज इक्वल टू 4। एक ये चीज़ हो गई। नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारा, नाइन्थ टर्म हो जाएगा a + 8d इज इक्वल टू -8। क्लियर है, जैसा उसने कहा था। थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, मैंने लिख लिया। दो चीज़ें हो गई। अब क्या करना था, अब हमारी दो लीनियर इक्वेशन हो गई, दोनों को सॉल्व करना है। स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कहा यार ये वाली चीज़ ऊपर लिख लेता हूँ मैं, a + 8d इज इक्वल टू -8, और दूसरी चीज़ ये नीचे a + 2d इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें एक वैल्यू निकालनी है, तो d की पहले निकालेंगे, फिर d की वैल्यू पुट कर लेंगे, a आ जाएगा। तो a से a कट गया। ये सारी चीज़ें आपको लगेगा, जिन्होंने कल वाली क्लास करी थी उनको लगेगा कि यार ये तो सेम जैसी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन आगे थोड़ी सी बदलाव आएंगे इसके अंदर। 6d इज इक्वल टू -12, 6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। d की वैल्यू -2 आ गई। अब क्या करना है भाई, d की वैल्यू -2 आ गई। दो इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन वाला मेथड हो रहा है यहाँ पे। d की वैल्यू -2 आ गई किसी भी दोनों में से, किसी भी इक्वेशन में। तो मैंने कहा यार यहाँ पे a + 2d इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे d की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -2, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। a + 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो a 2 2 ज़ा 4 और माइनस है तो -4 इज इक्वल टू दिस हो गया। नाउ a इज इक्वल टू 4, ये इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, a की वैल्यू 8 आ गई। भाई a पता चल गया और d पता चल गया। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, ये चीज़ें भी देखो, बेसिक मैंने सारे पहली वीडियो में क्लियर कर दिए थे, सारी चीज़ें बता दी थी। क्या लिखा है क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखो कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, मैंने क्या बताया था, अच्छे से समझा दिया था। जब भी वो बोले विच टर्म का मतलब आपको n निकालना है। अगर मैं अपने फॉर्मूले पर आऊं, ए एन इज इक्वल टू a + n-1d, मुझे a पता चल गया है 8 है, मुझे d पता चल गया है -2 है। इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे थे। जब भी कभी इस तरह की चीज़ दी होती है, सीरीज ना दी हो और इस तरह के टर्म्स दिए हो, तो हम a और d वहां से निकालते हैं। मेरे पास a आ गया, मेरे पास d आ गया। अब बचा an और n, तो इसमें से एक चीज़ दी होगी। तो उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। विच टर्म का मतलब उसने n निकलवाया है, यानी जो दिया हुआ है आपको 0 वो एक्चुअली आपका an है। ठीक है, ये चीज कल देखी थी हमने। विच टर्म, जब भी ये वर्ड देखो विच टर्म, फौरन समझ जाओ कि भाई एन के बारे में पूछ रहा है वो आपसे। मतलब ये नहीं पता, एन अननोन है, इसका मतलब जो आपको बोला है विच टर्म इज 0, वो 0 जो है वो ए एन है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप क्वेश्चन लेंगे और इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। ए एन की जगह 0 इज इक्वल टू ए की जगह 8 + n-1, और डी की जगह क्या आ जाएगा, -2। डी की जगह -2 पुट हो गया, और अब इसको सॉल्व कर लेना है। प्लस का 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, यहाँ भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा। -2 अपॉन -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया, और 2 4 ज़ा 8, 4 आ गया। और अब ये माइनस का 1 है, यहाँ के प्लस का 1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 5। जो उसने पूछा था कि विच टर्म ऑफ द AP 0, तो मैं कहूँगा भाई फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0।
क्लियर है? उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से 40 से 50 मिनट में ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10, बहुत छोटा सा सोल्यूशन है इसका। क्या रहा है वो? 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। एक्सीड का मतलब ज्यादा है, उतना ज्यादा है वो, यानी जो 17th टर्म है एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, मतलब 17 टर्म जो है वो अपने 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब ये कह रहा है वो कि भाई अगर आप 17वें टर्म में से, 17वां टर्म मतलब A17 और 10वां टर्म मतलब A10, तो वो क्या कह रहा है कि अगर आप अपने 17वें टर्म में से 10वें टर्म को माइनस करोगे तो 7 का फर्क है। जो 17th टर्म है वो अपने 10वें टर्म से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। मतलब जब कोई दो चीजों को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या फर्क आ रहा है? वो कह रहा है 7 आ रहा है। ये मत देखना कि अरे 17 माइनस 10 की वजह से 7 है, नहीं भाई, उसने क्वेश्चन में कहा है कि इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म का जो फर्क है वो 7 का है। 17th टर्म माइनस 10th टर्म इज इक्वल टू 7 कह रहा है। हमने कहा ठीक है, ये वाली चीज थी, वैल्यूज पुट कर लो और आपका डी डायरेक्ट आ जाएगा। 17 टर्म को क्या लिखेंगे? A+16D। सिखाया हमने कल कैसे करते हैं। जो भी यहाँ पे लिखा हो, 17वां लिखा है A+16D। अब 10th टर्म बोल रहा है तो A+9D हो जाएगा। पहले मैं माइनस लगा लूं और ब्रैकेट लगा रहा हूं इसलिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन में एक से ज्यादा टर्म है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 17 टर्म A+16D, 10th टर्म A+9D इज इक्वल टू 7। ब्रैकेट खोल लो। 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू ये 7। ए से ए कट गया, 16 में 9 गया, बचा 7D इज इक्वल टू 7। डिवाइड कर देंगे, डी की वैल्यू आ गई 1। पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट थी जो उसने कहा था। भाई फिर से कह रहा हूं, ये मत समझना कि ये 17 और 10 था तो इस वजह से हमने 7, नहीं, उसने कहा ही ये था कि 17वां टर्म है, कुछ लिखा होगा यार, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखा होगा, 17वां टर्म कुछ होगा, समझ लो कि 17वां टर्म जो है वो आपका 27 है, और हो सकता है कि जो 10वां टर्म है वो आपका 20 है। तो वो ऐसे कह रहा है कि भाई 17वें टर्म में से जब आप अपना ये 10वां टर्म माइनस करोगे, देखो 27 में से 20 जा रहा है तो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो वही चीज उसने कही थी कि 17वां टर्म माइनस 10वां टर्म, क्या आंसर आएगा? 7। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला आ गया हमारा सवाल नंबर 11। ये मुझे थोड़ा बढ़िया लगता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें चीजें डायरेक्ट नहीं दी हैं। उसने लिखा है विच टर्म। भाई मैं बता चुका हूं आपको विच टर्म का मतलब क्या होता है। विच टर्म का मतलब n निकलवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख के बात करते हैं, ये क्या रहा है। इसमें a की वैल्यू आपकी 3 है और d जो आपका डिफरेंस है वो 12 का है। चलो बढ़िया है। फॉर्मूला जो हमारा होता है an वाला वो लिख देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हाँ यार ठीक है, अब तो अपना इतना सीख गए हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और d। जब ये चीज हो गई तो हमें इतना समझ में आ गया कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना यहाँ पे n है। क्यों? क्योंकि उसने कहा विच टर्म। सीख गए भाई, एक बार बता दिया, कल भी बता दिया, आज भी बता दिया। विच टर्म देखती फौरन कह दो अरे n निकलवा रहा है ये तो n निकलवा रहा है। चलो बढ़िया है, ये हमें समझ में आ गया। a पता है, d पता है, n निकलवा रहा है तो ऑब्वियसली n अननोन होगा। लेकिन an कहाँ है भाई? an क्या है? हर बार क्या बोलता था? विच टर्म ऑफ द एपी 78। एक टर्म लिख देता था, विच टर्म ऑफ द एपी 0। मैंने कहा चलो भाई यहाँ पे लिख दो फॉरन उसकी जगह वैल्यू। जैसे भी लास्ट एक क्वेश्चन में करा था विच टर्म ऑफ द एपी 0, कल वाले क्वेश्चन में करा था विच टर्म ऑफ द एपी 78, तो an की जगह मैंने 78 रखा। बाकी दोनों वैल्यूज मेरी तैयार हैं, मुझे पता चल जाएगा n। पर यहाँ पे उसने क्या बोला, यहाँ पे बहुत चालाकी से क्वेश्चन, an की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी, हमसे ही निकलवा रहा है। n कह रहा खुद ही निकालो। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट 54th टर्म। तो an पहले निकालना पड़ेगा। कौन से टर्म की बात कर रहा है? कह रहा है वो बंदा जो उसके 54th टर्म से भी 132 ज्यादा हो, उसकी पोजीशन बताओ, वो कौन सी टर्म पे होगा। मैंने कहा यार ये अलग खेल है, पहले 54th टर्म निकालो। 54th टर्म क्या हो जाएगा? लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, उसके 54वें टर्म से भी 132 ज्यादा जो है वो बंदा, उसकी पोजीशन बताओ क्या है। समझ गए? तो पहले 54th टर्म निकाल रहे हैं। इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या हो गई? 3 प्लस 53 इंटू 12। मल्टीप्लाई करेंगे 636 आ जाएगा, ये प्लस 3 है तो कितना हो गया? 639। ये मेरा 54th टर्म आ गया, ठीक है। 54th टर्म आ गया, इसमें भी 132 जोड़ूंगा। भाई क्यों जोड़ रहा हूं मैं 132? क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि उसने कहा है कि 132 ज्यादा है।
54th टर्म से भी 132 ज़्यादा है, तो 639 प्लस 132, ठीक है। 54th टर्म आया इतना, इसमें मैंने 132 और जोड़ दिया क्योंकि उसने कहा था, तो इसे जोड़ दिया, 9 2 11, 771। 54th टर्म में 132 जोड़ा, क्या आया 771। ये इसकी पोजीशन निकलवा रहा है। लैंग्वेज पढ़ो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन की, बार बार पढ़ो लैंग्वेज क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी मुझे समझ गया भाई एन निकलवा रहा है, लेकिन है कौन, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 78 बोल देता था, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 0, मैंने कहा चल भाई 0 रख दो एन की जगह। अब उसने कहा विच टर्म ऑफ द एपी विल बी, अब वो निकलवा रहा है, वो बोलता विल बी 78, विल बी 0, विल बी ये, विल बी वो, इसने कह दिया विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म निकाला, ये आया, इसमें भी 132 जोड़ा, तो ये बंदा जो है, ये मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है, यानी जो मेरा एन है वो है 771। अब ये वैल्यूज पुट होंगी उस इक्वेशन में और आपका एन आ जाएगा। तो ये एक है क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली आपको जो है वो ए एन भी नहीं दिया, तो ए एन की वैल्यू ये हो गई, ए मेरा कितना है, वो रहा मेरा डी, जो मेरी सीरीज थी वहां पे 3, और n-1 डी की वैल्यू है 12, ये प्लस का है वहां जाएगा माइनस में हो जाएगा, बन जाएगा 768 इज इक्वल टू n-1 इंटू 12, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, 768 अपॉन 12 इज इक्वल टू n-1, आप इसे काट लेंगे, 12 ऑन द 12, ये हो जाएगा 12 6 72, 4 बच गया और 8 है 48, तो 12 4 48, 64 और माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 65, जिसकी बात हो रही थी कि भाई विच टर्म कौन सा टर्म होगा, हमने कहा भाई जो इस बंदे की आप बात कर रहे थे दैट विल बी माई 65th टर्म। क्लियर है क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे क्योंकि डायरेक्टली इसमें ए एन नहीं देते हैं, तो ध्यान से करना है, अच्छे से समझना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला आ गया सवाल नंबर 12, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी हैं, 2 अलग अलग एपी है, मतलब वो 2 अलग अलग सीरीज होंगी, उसने गिनती नहीं दी है, कोई गिनती नहीं दी कि 3 5 8 इस तरह से कोई पैटर्न बना के, नहीं, उसने कहा 2 एपी हैं 2 अलग अलग, तो मैंने कहा यार फर्स्ट टर्म इसका, 2 एपी हैं अलग अलग, तो फर्स्ट टर्म इसका जो है वो मैं मान लेता हूँ स्मॉल ए, ये इसका फर्स्ट टर्म है, और एक दूसरी एपी है, तो मैंने कहा भाई उसका फर्स्ट टर्म अलग होगा, ऑब्वियसली अलग होगा, तो मैं A1 A2 करके नहीं मान रहा, नहीं ऐसे नहीं मान रहा, क्योंकि यार फिर A2 ना अपने दिमाग में ये चलता है कि A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, तो इसलिए मैंने वो A1 A2 का चक्कर नहीं करा, मैंने कहा भाई इसका फर्स्ट टर्म ए है स्मॉल ए, और इसका फर्स्ट टर्म जो है वो कैपिटल ए हो गया, ये इसका फर्स्ट टर्म, ये इसका फर्स्ट टर्म, बट उसने ये कहा था कि हैव सेम कॉमन डिफरेंस, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो ये हो जाएगा, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो भी यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने ये कहा है कि हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी हैं, 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, तो भाई फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली मुझे अलग अलग लेना था, मैं कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग लेता, इसका स्मॉल डी लेता, उसका कैपिटल डी लेता, लेकिन उसने ये कह दिया हैव सेम कॉमन डिफरेंस, तो मैंने क्या बस बढ़िया है, फिर तो दोनों को स्मॉल डी ले लो, हो गया सीन सेट। अब इसका 100वां टर्म निकालते हैं, 100th टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 99d, भाई सिंपल है, 100वां टर्म बोल रहा है, निकाल लिया, उसमें 100वां टर्म a100 इज इक्वल टू a प्लस 99d, कर लिया इतना। अब क्वेश्चन पढ़वाता हूं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, किस तरह से बोला उसने, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 2 एपी हैं, हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मैंने कहा भाई एक एपी ये हो गया, एक एपी ये हो गया, फर्स्ट टर्म अलग थे, सॉरी ये मैंने गलती से स्मॉल ए लिख दिया यहाँ पे, 2 एपी थे अलग अलग, एक ये, तो फर्स्ट टर्म अलग थे, कॉमन डिफरेंस भी अलग होते, लेकिन उन्होंने कहा तो मैंने सेम रख दिया, ठीक। अब उन्होंने ये कहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, ये जो दोनों एपी हैं, जो 2 अलग अलग एपी हैं, एक ये वाला, दोनों के 100 टर्म निकालो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब इसका वाला 100th टर्म लो, ये ले लिया मैंने, और भाई इसका वाला 100th टर्म लो, ये इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है, ये कहा है इसमें, डिफरेंस यानी फर्क यानी सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, इसका 100वां टर्म और इसका 100वां टर्म, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 100 आएगा, लिख दिया। ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, तो भाई a प्लस 99d, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 100, 99d प्लस का 99d माइनस का कट गया, क्या बचा
ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू 100। ये एक रिजल्ट जैसी कोई चीज आ गई, मैंने कहा भाई इसको संभाल के रख लेते हैं, अभी आगे शायद जरूर ये काम आएगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, ना हो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। भाई उसने 100वें टर्म के बीच का डिफरेंस बताया, इन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे, हमने कहा ठीक है कर लेते हैं, हमने काम कर लिया, हो गया। अब पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म बताओ। तो मैंने कहा यार उस वाले का 1000th टर्म क्या हो जाएगा, वो वाला जो बंदा है उधर वाला, उधर ही लिख लेते हैं, 1000 टर्म यही लिख लेते हैं, लाइन डली हुई है। तो इसका 1000th टर्म क्या हो जाएगा, भाई हमने क्या सीखा है, एक कम कर देते हैं ना, 50वां टर्म निकालना हो 49D, 20वां टर्म निकालना हो एक कम कर दो 19D, ये चीज हम सीख चुके हैं। तो 100वां टर्म निकालना था, एक कम कर दिया 99D लिख दिया। 1000वां टर्म निकालना है, a प्लस 1000, तो क्या करेंगे a प्लस 999D। भाई सिंपल सी चीज है, कल सीख चुके हैं, एक कम कर दो आप d में से, 1000 था तो a प्लस 999D, ये हो गया इसका 1000वां टर्म। उस वाले का 1000वां टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 999D। क्लियर है, उसने क्या पूछा है, जो बोला था वो यूज करके मैंने अपनी एक इक्वेशन बना ली। अब वो ये पूछ रहा है कि इनके 1000वें टर्म के बीच का डिफरेंस बताओ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो मैंने कहा यार उसका 1000वां टर्म तो ये है, ये लिख दिया, और इसका 1000वां टर्म ये है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, कह रहा भाई ये इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। वो जो दिया था वो आपने इस्तेमाल कर लिया, बढ़िया है, जो इस्तेमाल जो करके जो रिजल्ट आया यहां रख लिया। अब पूछ रहा 1000वें टर्म के बीच का रिजल्ट डिफरेंस है वो बताओ क्या आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई 1000वां टर्म इसका ये है, इसका ये है, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो लिख लिया, उसके बाद जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 999D माइनस ब्रैकेट खुलेगा, तो बाई चांस की बात ऐसी है क्योंकि वो एक टर्म बोल रहे हैं और डी सेम है, तो ये सेम चीजें आ रखी हैं और ये कट गई, 999D और ये कट गया, क्या बचा a माइनस ए। तो मैंने कहा भाई 1000वें टर्म की जो आप बात कर रहे थे ना, जो डिफरेंस आएगा उसका, वो मैंने सॉल्व कर आके मैं यहां तक पहुंच गया, ये आ रहा है, ये आ रहा है उसका आंसर। फिर मैंने देखा यार वो जो उन्होंने गिवन इन्फॉर्मेशन दी थी वहां से इक्वेशन नंबर मैंने सेव कर रखी थी, a माइनस ए की वैल्यू तो 100 है और ये वही आ रहा है। तो मैंने कहा अरे इसका मतलब आंसर क्या आ गया 100। तो उन्होंने पूछा था कि 1000वें टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो हमने जब सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे a माइनस ए, और उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने सेव कर रखी थी 100 थी, तो अपना आंसर क्या गया 100। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है भाई। वीडियो लास्ट तक देखोगे, एक एक कॉन्सेप्ट की गारंटी मेरी है, एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखना, और यार समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दिया करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीरीज दी नहीं है, लेकिन हम बना लेंगे और हमें बनाएंगे और बहुत आसानी से बन जाएगी। अभी तक क्या हो रहे थे, क्वेश्चन a प्लस डी a प्लस 2d इस तरह से आ रहा था, इक्वेशन बन रहा था, इक्वेशन से सॉल्व करके डायरेक्ट वहीं खत्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपनी सीरीज। इसने 3 डिजिट नंबर्स की बात करी है, तो यार 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 3 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं और खत्म कहाँ पर हो जाते हैं, 999 पर खत्म हो जाते हैं। 100 पर शुरू होते हैं और 999 पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसने एक छोटा सा ट्विस्ट और डाला है, उसने कहा भाई वो नंबर 7 से डिविजिबल होने चाहिए, 7 से डिवाइड हो। तो मैंने कहा यार ठीक है 7 से डिविजिबल चाहिए ना, ठीक है क्या करते हैं 100 के आसपास का देखते हैं, 100 तो नहीं होता डिविजिबल, आप 7 से डिवाइड करोगे 14 7 से 98 आता है, 2 बच जाएगा रिमाइंडर। तो मैंने कहा 98 डिविजिबल होता है, तो 98 मैंने लिख दिया। अब आप कहोगे यार 98 क्यों लिख दिया, मुझे तो 100 चाहिए था, मतलब 100 के आगे की कहानी चाहिए ना, ये तो 2 डिजिट हो गया, क्वेश्चन में दिया है 3 डिजिट। तो भाई जरा सा पीछे हटाऊं कदम, अभी बढ़ेंगे, छलांग लगाएंगे लंबी, एक कदम पीछे आता है ना शेर, तो क्यों आता है कि आगे छलांग लगाएगा, 2 कदम आया हूं मैं पीछे 100 से, तो लंबी छलांग और लगाएंगे। 100 से पीछे आ गया मैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर चाहिए था। मैंने कहा यार 98 इज द मोस्ट क्लोजेस्ट नंबर टू 100, और जो कि डिविजिबल है 7 से। चलो ठीक है 98 पे आ गया। याद है बचपन में टेबल याद नहीं होती थी तो कैसे करते थे, उसमें और 7 जोड़ के 7 जोड़ के 7, अगला 7 जोड़ा 14, फिर अगला 7 जोड़ा 21, तो 98, और 98 का अगला नंबर कौन होगा जो डिविजिबल होगा 7 से, इसमें 7 जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका 105। समझ आ गई कहानी, मैं क्यों पीछे गया, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता था, अच्छा यार ये वाला बंदा है जो कि 7 से डिविजिबल है, दैट इज 98, और 98 में फिर मैंने आगे 7 जोड़ दिया, मैंने कहा 98 जो है ना वो 2 डिजिट हो जाएगा और मुझे चाहिए 3 डिजिट, तो इसमें 7 जोड़ दिया और 105 जो कि मेरा पहला 3 डिजिट नंबर है विच इज डिविजिबल बाई 7। क्लियर हो गई बात। 100 नहीं था, आप चाहे डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर आ जाएगा 2। रिमाइंडर का मतलब होता है उतना फालतू है, मैंने उतना निकाल दिया,
98 आ गया। 98 इज डिविजिबल बाई 7, पर वही बात थी कि वो 3 डिजिट नहीं है, तो 3 डिजिट पे जाने के लिए मैं उतना आगे बढ़ गया, कितना 7 आगे बढ़ गया, क्योंकि 7 का टेबल चल रहा है यहाँ पे। तो पहला नंबर मेरे पास आ गया 105। तो ये तो मैंने बाउंड्री लिख दी थी कि भाई यहाँ से यहाँ तक का काम होगा, तो 105 हो गया। और अगला नंबर कौन होगा यार, आराम से लिख सकेंगे, मतलब इसमें अब डी भी आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ऑब्वियसली 7 होने वाला है, क्योंकि 7 से डिविजिबल नंबर लिख रहे हैं। 105 अगला 7 और जोड़ दो 112, अगला 119। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 7 से डिविजिबल हो, तो 7 से डिविजिबल 7 का टेबल चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट आएगा 999। मैंने कहा यार इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 2 बच गया, 9 नीचे आ जाएगा, 7 4 जा 28 और 1 बच गया, और फिर 9 आ गया, 7 2 जा 14, कितना बच गया 5। रिमाइंडर का मतलब अगर आप समझते हो, रिमाइंडर का क्या मतलब है, रिमाइंडर रिमेन्स, बचा हुआ है, फालतू है, उसको निकाल दो। उसको अगर आप निकाल दोगे, वो एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो आपका जो बंदा बचेगा वो प्रॉपरली डिविजिबल होगा। तो मैंने कहा 999 में 5 फालतू आ रहा है, तो 999 में से ये 5 निकाल दो, क्या बच जाएगा 994, दैट इज योर नंबर। तो 994 आपकी सीरीज का लास्ट नंबर होगा, 994। ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब हमारी ये कहानी थी जो तैयार हो गई। क्लियर है, बहुत आसान हो गया। अब ये क्वेश्चन हमने सीरीज तैयार करनी थी, हमने कर ली। उसने कहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, मतलब हाउ मेनी नंबर्स दैट एक्चुअली वांट्स n, उसको n निकलवाना है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, कितने n, इस तरह का एक क्वेश्चन कल भी था। हमारा जो लास्ट टर्म होता है मैंने बताया था, उसको हम an मान लेते हैं। जो मेरा पहला टर्म है 105, वो a हो गया, d की वैल्यू 7 है, an मेरा 994 है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ सीरीज बनाने का खेल था, और वो ज्यादा मुश्किल नहीं था। सीरीज हमने बनाई, मैंने इसीलिए उसमें टाइम भी लिया लिखने में, और अब तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 994 है, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 7। प्लस का 105 है, इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। इसको जब हम माइनस करेंगे इसमें से, तो क्या बच जाएगा 89 एंड 889 बच जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा, डिवाइड कर देंगे 889 को, 7 से डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। 7 से डिवाइड करने के बाद 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। डिवीजन हो गई, 7 से 127 आ गया, और अब ये माइनस का है, यहां आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो गई 128। 128 इज योर आंसर। यानी उसने जो पूछा था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7, तो हम कहेंगे भाई 128। तो ये 128 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के हैं और जो 7 से डिविजिबल हैं। कॉपी लेके बैठा करो, सॉल्व करा करो, सॉल्व करना जरूरी है। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन यार स्क्रीनशॉट कब तक चलेगा, स्क्रीनशॉट और भी बहुत सी चीज़ों का लेते होगे, ऐसा नहीं है सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ अच्छा लग गया स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई मीम अच्छा लग गया, मेरे मोबाइल में जैसे मीम्स भरे हुए हैं, अच्छा लगा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई थॉट थी स्क्रीनशॉट ले लिया, और क्वेश्चंस हैं इसके भी स्क्रीनशॉट ले लिए, तो वो सब यार मिक्सअप हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। और अब तो ये टाइम ऐसा है कि प्रैक्टिस करने का, तो कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, सॉल्व करते रहो। पहले भी बता चुका हूँ, पॉज कर दिया करो, लगता है कि मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो पहले सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ा के देखो यार सही आंसर आ रहा है या नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13 था, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया है मैंने, 10 और 250। तो क्या है यार, पिछले वाले की तरह, और पिछले वाले से ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा आसान है। छोटा सा नंबर दिया है, 4 से बात कर रहा है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब वही 4 के टेबल वाले बंदे, सेम बात है यार। डिविजिबल था, वो डिवाइड करके जो 7 से डिवाइड हो रहे हो, और मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब वही के 4 के मल्टीपल, यानी 4 के टेबल वाले बंदे हो, कहानी वही सेम है। तो 10 से 250 के बीच में वो कह रहा है, तो मैंने कहा यार 10 के बाद अगला नंबर ऐसा कौन सा है जो 4 के टेबल का है, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो वो तो 12 है। 12 हो गया, अगला क्या हो जाएगा 16, अगला 20। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 4 का टेबल चल रहा है, मल्टीपल ऑफ 4, तो 12, अगला 16, 20, इस तरह से 24 आगे चलता जाएगा, और लास्ट कौन सा पहुंचेगा, तो 250 है। मैंने कहा यार 250 पता नहीं 4 का मल्टीपल है यानी, डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर डिवाइड हो रहा होगा मतलब उसी के टेबल का है। तो जब हम 250 को जब डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि नहीं, वो डिविजिबल नहीं है, 2 रिमाइंडर बचेगा, 4 6 24, 2 रिमाइंडर बचेगा,
ये आ गया 4 2 ज़ा 8 और रिमाइंडर आ गया 2। ये 2 फालतू है, तो 2 फालतू है मतलब वो फालतू है, उसको निकाल दो। तो 250 में से 2 फालतू को निकाल देंगे, क्या बच जाएगा 248। 248 हो गया। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, 248 हो गया। अब क्या करना है, मैं लिख के छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं पहले स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जब हम स्टार्ट करा था हमने अपना ये क्रैश कोर्स का जो पूरा प्रोसेस है, तो स्टार्टिंग में मैं कुछ क्वेश्चंस वो छोड़ देता था जो आपके मतलब के होते थे, आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे कोऑर्डिनेट पे मैंने क्वेश्चंस छोड़े थे कुछ आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अब क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ना कम कर दिया। वैसे तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सारे ही क्वेश्चन वापस से आप रिवाइज करें, बट स्टिल ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। ए की वैल्यू 12 है, इनके बीच का डिफरेंस 4 दिख रहा है, तो डी की वैल्यू ये हो गई, और जो मेरा लास्ट टर्म है उसको मैं क्या मान लूंगा, ए एन। अभी बिल्कुल अभी जो हमने करा है एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ए एन है पता है, ए पता है, डी पता है। आप फॉर्मूला लेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, और फॉर्मूले में पुट करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, आंसर क्या आ रहा है। बुक के पीछे एक्सरसाइज में आपको आंसर दिख जाएगा क्या है। सॉल्व करो, कहीं भी अटको, मैंने पहले भी कहा है कहीं भी अटको मुझे बताओ, मैं बताऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लैंग्वेज में, बिल्कुल घुमाया फिराया नहीं है इसने, साफ साफ लफ्जों में बोला है। क्या, 2 एपी दे दिए, एक ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, भाई एन की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। nth का मतलब ए एन निकाल लो भाई। अगर वो कहता 10th टर्म तो मैं कहता ए 10, 15th टर्म तो मैं कहता कि ए 15। वो कह रहा है nth टर्म मतलब वो ए एन कह रहा है। जैसे 10th टर्म होता है ना ए 10, 15 मतलब ए 15, nth का मतलब ए एन, एन की जगह एन ही रहने देना। तो कह रहा है भाई दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। तो मैंने कहा यार यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 63 है, और डी की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 2 है, 2 का फर्क है। और अगर वहां पे देखूं तो ए की वैल्यू जो है वो 3 है, और डी की वैल्यू जो है वो 7 है, 7 का फर्क है। तो ए एन की वैल्यू यहां से निकालते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हो गई 2। सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस 2 अंदर जाएगा, 2n माइनस 2। 63 माइनस 2 क्या बचेगा, 61। 61 प्लस 2n, ये मेरा ए एन हो गया यहां से। ऐसे ही जल्दी से इधर वाले ए एन को निकाल लेते हैं, यहां का ए एन कितना आ रहा है। तो ए एन इज इक्वल टू ए, डायरेक्ट वैल्यू वहां से पुट कर रहा हूं, फॉर्मूले में देख के, फॉर्मूला वो लिखा हुआ है मैंने, ए प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 7। सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 7n, अंदर जाएगा माइनस 7, तो ये कितना हो गया 7n, और माइनस 7 प्लस 3, माइनस का 7 है प्लस का 3 है तो माइनस का 4 हो गया। यहां से ए एन की वैल्यू इतनी आ गई। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था भाई ए एन दोनों के सेम होंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन देयर nth टर्म विल बी इक्वल। मैंने कहा यार यहाँ से nth टर्म ये आ रहा है, वहां से nth टर्म वो आ रहा है। इन्होंने कहा था कि nth टर्म दोनों के इक्वल होंगे, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस, दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। सॉल्व कर लेते हैं। 61 यहाँ है, ये माइनस का 4 है, इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, 65 बन जाएगा। 7n है, ये प्लस का 2n है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 7n, और इधर प्लस का वहां जाके हो जाएगा माइनस का। तो 7 में से 2 गया, कितना बचा 5। 5n इज इक्वल टू 65। ये मल्टीप्लाई में है, वहां भेजेंगे डिवाइड कर देगा, 5 से 65 डिवाइड होगा, n की वैल्यू आ जाएगी 13। तो जो उन्होंने पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इनके nth टर्म इक्वल होंगे। हम कह रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आया है, n इज इक्वल टू 13। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, फिर से वही चीजें आ गई। इक्वेशन बनवाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आप ए और डी की वैल्यूज निकलवाओगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड टर्म 16 है, मैंने लिख दिया, ठीक है भाई थर्ड टर्म 16 है, a3 इज इक्वल टू 16, यानी इसको मैं अगर एक्सपैंड करूं तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, जैसा उसने कहा मैंने लिख दिया। थर्ड टर्म इज 16, मतलब a3 इज इक्वल टू 16, यहाँ से a प्लस 2d 16 आ गया। दूसरा उसने एक चीज़ बोली है जो हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में करी थी, 17th टर्म और 10th टर्म का, अगर आपको याद होगा 17th टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। वहाँ पे शायद आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन शायद हो गई होगी 17 और 10 को देख के, क्या इनके बीच का फर्क 7 है, शायद ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे जो चीज उसने बोली थी मैंने उसी को लिखी थी। उसने 17th और 10th के बीच का फर्क लिखा था, तो a17 और a10 लिखा था। यहाँ पे उसने कहा है कि इट्स 7th टर्म एक्सीड इट्स 5th टर्म बाई 12। तो 7th टर्म मतलब ये,
A7 एक्सीड कर रहा है मतलब ज़्यादा है, यानी आप घटाओगे उसमें से A5 को, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। ये चीज़ इसने कही है, जो उसका 7th टर्म है वो एक्सीड कर रहा है उसके 5th टर्म को, यानी उससे कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो A7 में से अगर आप A5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या आ जाएगा, 12, क्योंकि उनके बीच का फर्क जो है वो उसने बोला है 12 है। तो फर्क निकालने के लिए डिफरेंस सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है। A7 कितना हो गया, A+6D, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस A5 का मतलब क्या हो गया, A+4D, A+4D इज इक्वल टू 12। अब यहां से आगे क्या करेंगे, A+6D माइनस A-4D इज इक्वल टू 12। A से A कट गया, 6 माइनस 4, 2D बचा इज इक्वल टू 12। D की वैल्यू यहां से 6 आ गई। बढ़िया से वैल्यू जब इसकी आ गई तो यहां से उठा के मैं अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, जो मेरे पास एक ऑलरेडी साइड में पड़ी थी, इसका अभी तक यूज नहीं करा था। तो A+2D की वैल्यू 6 हो गई इज इक्वल टू 16। A+2 6 12 इज इक्वल टू 16, ये उधर माइनस हो जाएगा और A की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपकी A की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 6 आ गई। उन्होंने किसी टर्म को नहीं निकलवाया कि ये वाला टर्म निकल दो, वो वाला टर्म निकाल दो, नहीं, उन्होंने कहा डिटरमिन द AP। आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप वो सीरीज लिख के हमें बता दो। मैंने कहा भाई पहले टर्म 4 है, कॉमा अगला क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्योंकि 6 का है तो 6 6 आगे जोड़ते जाओ। तो 4 में 6 जोड़ा 10, 6 16, 6 22। दिस इज योर AP। सिंपल क्वेश्चन था। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 हो गए हैं, 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, तेजी से वीडियो को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा लैंग्वेज अब इन्होंने यहां बदली है। क्या कह रहा है, 20th टर्म निकलवा रहा है। मैंने कहा 20th टर्म तो बहुत आसान होता है। 20th टर्म का मतलब हो जाता है A20 इज इक्वल टू A+19D। यही तो होता है, डायरेक्ट हमें पता है, A पता होगा, D पता होगा, पुट कर देंगे। 20वां टर्म निकलवा रहा है, A20 का मतलब A+19D 20th टर्म। लेकिन आगे एक सेकेंड, ट्विस्ट देखो क्या कह रहा है वो, फ्रॉम द लास्ट। यहां इसने ये ट्विस्ट लगाया, कह रहा भाई सिंपल नहीं है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रॉम द लास्ट निकलवा रहा है, कुछ तो ट्विस्ट करवाएगा यहाँ पे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़ी है आसान से कि A पता है D पता है, पुट कर दिया। ये भी बहुत आसान है। क्या करना है, 20th टर्म की बात कर रहा है, 20th टर्म का मतलब हो गया A+19D। A+19D पता है मुझे, लेकिन उसने जो बोला है फ्रॉम दी लास्ट, तो कुछ नहीं करना, सीरीज को उल्टा कर दो, पीछे से गिनती शुरू करो। 20वां टर्म फ्रॉम द लास्ट, समझ रहे हो, मतलब ऐसे कह रहा है वो, ये पहला टर्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते वो 20वें नंबर पे पहुंचना चाह रहा है। तो पीछे से गिनती शुरू कर रहा है, कह रहा है फ्रॉम द लास्ट। पीछे से अगर मैं शुरू करूंगा तो 20वें नंबर पे कौन आएगा, मैंने कहा पीछे से शुरू करवा रहे हो ना, लो भाई सीरीज ही उल्टी कर देते हैं। 253 कॉमा डॉट 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 13 8 3। भाई मैंने अपने आप से कोई सा टर्म ऐसा नहीं लिखा कि मतलब यहाँ से मैं आगे 13 के आगे मैंने कहा यार 5 का फर्क दिख रहा था तो मैं अगला 18 लिख दूं और यहाँ पे कुछ लिख दूं, नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा मैं कुछ कर ही नहीं रहा। फ्रॉम द लास्ट कह रहा है ना, तो मैंने सीधे AP को उल्टा कर दिया इधर से। अब मेरी गिनती यहाँ से शुरू होगी, फ्रॉम द लास्ट बोल रहा था ना, यहाँ से शुरू करना था मुझे, वो कह रहा था इसको पहला मानो, फ्रॉम द लास्ट शुरू करो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते 20वें नंबर पे कौन आएगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये मेरा पहला टर्म हो गया, सीरीज को उल्टा कर लिया। A की वैल्यू क्या हो गई, 253, और D कितना होगा, D मैंने आपको कल जब स्टार्ट करा था तो मैंने बताया था D का कॉन्सेप्ट। D का मतलब क्या होता है, पूरी AP आप पकड़ लो, कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ, किसी दो पड़ोसियों में बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो तो आपका जो आएगा वो D की वैल्यू होगी। यहां से नहीं निकालना, ये अलग AP था, ये ऐसा था, अब मैंने उल्टा कर दिया, मेरा अब AP ये है। मुझे इसमें बात करनी है फ्रॉम द एंड, जब वो कहेगा, जब भी किसी क्वेश्चन में, तो मैं किसी भी दो पड़ोसी को पकड़ता हूं, बाद में ये लिखा है माइनस, पहले ये लिखा है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया जाता है, यही रूल होता है हमारे AP का। तो यहां से D की वैल्यू कितनी आ गई, -5, और आपको दिख भी रहा है, देखो AP धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसका मतलब D की वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो D की वैल्यू आ गई -5। A पता चल गया, D पता चल गया, वो लिखा हुआ है 20वां टर्म, क्या बोला था उसने, 20वां टर्म फ्रॉम दी लास्ट। A की वैल्यू पुट करना, D की वैल्यू -5 पुट करना, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ गए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, लैंग्वेज में लिखा उसने सम, तो आपको लगा होगा अरे यार सम वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया, क्योंकि अभी तो मैंने बताया भी नहीं है, अगली एक्सरसाइज में आएगा सम। भाई वो सम नहीं है, वो वाला जो सम होगा उसकी लैंग्वेज अलग होती है, उसमें वो कहता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। वो जो फॉर्मूला है वो ऐसे होता है कि 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 8 तक, शुरू से शुरू करो, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, इस तरह से होता है, वो सम होता है।
वो सब अलग चीज होती है। मतलब अगर वहां पे वो लिखता है S7, इसका मतलब होता है शुरू के 7 टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, उन सातों को जोड़ दो और आंसर क्या आ रहा है वो हमारा सम का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे इसने ऐसा नहीं लिखा है, इसने कहा है सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी, चौथा और आठवां टर्म बस उसको जोड़ा है, इसलिए मैंने ये लिखा है। चौथा टर्म A4 प्लस आठवां टर्म, जब चौथे और आठवें टर्म को जोड़ोगे तो 24 आएगा, और छठे और 10वें टर्म को 6th and 10th टर्म, तो मैंने कहा 6th ये हो गया प्लस 10th, इन दोनों को जोड़ोगे तो 44 आएगा। दो चीजें हो गई, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करोगे A और D आ जाएगा। और फिर उसने कहा है कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, तो आप A और D बता दोगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। थर्ड, ये 4th टर्म की जब वो बात कर रहा है तो A प्लस 3D, 8वें टर्म की बात कर रहा है A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A 2A हो गया, और 7 प्लस 3 10D हो गया इज इक्वल टू 24। मुझे दिख रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, पर मैं करने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे भी ऐसा ही कुछ आने वाला है। छोड़ो ये सब, डायरेक्ट ही काट देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। ये भाई पहला हो गया। इधर की तरफ अगर मैं आऊं, A6 का मतलब हो गया A प्लस 5D, और 10th का मतलब हो गया A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A हो गया 2A, प्लस 9 प्लस 5 क्या हो गया 14D इज इक्वल टू 44। मुझे पता था यार यहाँ दोनों जगह आने वाला है, 2A आ रहा है, वो ऐसे ही कट जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि ठीक है यार, डिवाइड कर लेते हैं। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, करना है कर लो, कोई मतलब नहीं है। अब जो है आंसर सेम ही आना है, तो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। वो वाली इक्वेशन बड़े नंबरों वाली ऊपर लिखी और उसके नीचे मैं ये लिख दे रहा हूँ 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। दो इक्वेशन हो गई, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A कट गया, 14 में से 10 क्या बचेगा 4D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20। D की वैल्यू क्या आ गई 5, डी की वैल्यू 5 आ गई। दो इक्वेशन है भाई, इतने सारे इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा काम अब आपके लिए छोड़ूंगा मैं, ये जरूरी भी है। दो इक्वेशन अपने पास पड़ी हैं, दोनों को सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाली। डी की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, आपका ए आ जाएगा। कर चुके हैं यार, इसके इतने इक्वेशन कर चुके हैं, आपको खुद गिनती याद नहीं होगी कितने इस तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं। डी की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, ए आ जाएगा। ए पता चल गया, डी पता चल गया, और क्या चाहिए यार, सीरीज आपकी तैयार। ए पहला टर्म हो गया, डी जोड़ते जाओ, दूसरा तीसरा चौथा कितने भी निकाल दो। और उसने तो सिर्फ 3 ही टर्म्स पूछे हैं, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। हो गया क्वेश्चन डन। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 20, ये दो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या, बड़े सीधी सीधी सी बातें बोली हैं। कह रहा है सुब्बा राव 1995 में उन्होंने स्टार्ट करा काम करना, एनुअल सैलरी 5000 मिलती थी, तो 5000 पे इन्होंने शुरू करा काम करना। कौन से साल में? 1995 में। 1995 में इन्होंने स्टार्ट करा काम करना और 5000 रुपये इनकी सैलरी थी। और अब क्या हो रहा है, हर साल इनकी सैलरी 200 रुपये के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब अगले बार इनकी हो जाएगी 5200, अगले बार हो जाएगी इनकी 5400, ऐसे करते करते इनका काम चल रहा है। तो ए की वैल्यू, मेरे सीरीज का पहला जो टर्म है उसकी वैल्यू है 5000, और मेरी डी की वैल्यू कितनी हो गई 200 रुपये। और अब वो कह रहे हैं भाई ये बताओ इन विच ईयर, कब उसकी सैलरी 7000 पहुंचेगी। यानी इस टर्म में लिखते 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 कहीं पे मैं जाऊंगा और 7000 पे पहुंचूंगा। तो वो कह रहा भाई ये बताओ ये कौन से साल में ऐसा नंबर आएगा तो 7000 मामला हो जाएगा। मतलब वो मेरा टर्म है, याद है हम किस तरह से करते थे, जो लास्ट टर्म होता था उसको ए एन मान लेते हैं। तो ए एन की वैल्यू हो गई 7000। बहुत तेजी से एन निकाल लेते हैं, ये पुराने क्वेश्चन की तरह ही है। ए एन की वैल्यू 7000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 200। 5000 इधर माइनस में आ जाएगा, 7 माइनस 5 2000 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। 200 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, जब जाके उसको काटेगा आंसर आ जाएगा 10। थोड़ा सा तेज तेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि इतनी सॉल्विंग करने की दिखाने की ज़रूरत है। डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 10, और इधर आके एन की वैल्यू 11 आ गई। एन की वैल्यू 11 आ गई, पर एन की वैल्यू 11 आई है, उसने एन की वैल्यू नहीं पूछी, उसने पूछा था इन विच ईयर, कौन से साल में भाई। तभी तो उसने स्पेशली 1995 साल बोला था, 1995 बोला था। तो अब ये मत करना कि उसमें 11 जोड़ दो और आप आंसर बता दो, भाई उंगलियों पर गिन लो अगर थोड़ा सा इस तरह से है, क्योंकि वो आपका पहला साल है। आप उसमें 11 जोड़ दोगे, आप एक्स्ट्रा बता दोगे एक साल। एन की वैल्यू 11 का मतलब 11वें नंबर पर, यानी ऑलरेडी इट्स इंक्लूडेड, पहले नंबर पे ये है पहला। एन इज इक्वल टू 1 1995 है, एन इज इक्वल टू 2 दूसरे नंबर पे, साल आपका 1996 हो चुका होगा। तो उंगलियों पे गिन लेना, एक ये पहला साल है 1995 है, 1995 96 97 98 99
2000, 1, 2, 3, 4 और 5, 2005 जो है वो आपका साल होगा जब इसकी सैलरी 7000 होगी। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं। आप जब निकालते हैं आप जो है उसको भूल जाते हैं कि वो वाला ईयर भी इंक्लूडेड है, तो आपको यहाँ पे 11वां दिख के आपको +11 नहीं कर देना। अगर आप डायरेक्टली उसमें +11 कर दोगे 1995 +11 तो आपका आंसर रहेगा 2006। और उस वक्त आप ये ध्यान नहीं देते कि मैंने डायरेक्टली उसमें 11 जोड़ दिया, बट वो ऑलरेडी पहली पोजीशन पे था, वो इंक्लूडेड था, वो 0 पोजीशन पे नहीं था। उसमें आप ये जोड़ रहे हो, एक एक्स्ट्रा बता दोगे, आप 2006 बता दोगे, जबकि आंसर 2005 है। तो 2005 वो साल होगा जब उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन पे तेजी से चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या बोला है उसने, रामकली जो है उसकी सेविंग है कितनी, वीकली सेविंग 5 रुपए की है। तो पहला टर्म 5 रुपए, और उसके बाद उसने बोला कि 1.75 से वो बढ़ाती रह रही है। तो मुझे सीरीज भी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो है वो 6.7 हो जाएगा, 6.75, और इस तरह से अगला टर्म बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब उसने डायरेक्टली बोला ही है तो मुझे ये सीरीज भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली मुझे पता है अभी पहले बार की सेविंग की बात कर रहा है, 5 रुपये हो गया, और वो कह रहा है कि वो हर बार अपनी सेविंग जो है वो 1.75 से 1.75 से इंक्रीज करती है हर बार। तो दैट इज योर डी। और अब वो कह रहा है कि किसी nth वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो गए, 20.75। ये किसी nth वीक में है, मतलब an आपका ये है। और डायरेक्टली उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सीधी सीधी बातें बोली हैं, पॉइंट्स दे के बाद उसने ये सोचा कि शायद हम परेशान हो जाएं, इसलिए उसने ये वैल्यूज इस तरह से दे दी हैं। तो a + n-1d, a की वैल्यू an की वैल्यू 20.75 इज इक्वल टू a है 5 + n-1d की वैल्यू है 1.75। ये प्लस का है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n-1 और इंटू 1.75। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n-1। 2 पॉइंट इधर भी हैं, 2 पॉइंट इधर भी है, कट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए धीरे धीरे से डिवाइड करके दिखा देता हूं। तो पहले अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, वैसे 25 से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, पर मैं 5 से कर दे रहा हूं आपके लिए। तो 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। फिर दोबारा एक बार और काट लेते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63। मैं डायरेक्टली इसको 25 से भी काट सकता था। जो बड़े नंबर से कैलकुलेशन कर सकते हैं उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है, चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। n की वैल्यू 10 आ गई। किसी भी क्वेश्चन में मैंने आज डिवीजन करी नहीं थी, सब में डायरेक्ट दिखा देता, तो सोचा लास्ट क्वेश्चन है डिवाइड करके दिखा दिया जाए। n की वैल्यू 10 आ गई है। इसी के साथ आज की ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। कल की वीडियो में 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सम वाला है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ये इस बार हटा चुके हैं, इस बार डिलीटेड पोर्शन में है, वो हमें करनी नहीं होगी। देखते हैं कितनी बड़ी वीडियो अगर कल की बनती है तो एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की। और यार एक चीज़ ये कि एटलीस्ट शेयर करें, आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। रात में ये 2:30 बजे 3 बजे का रोज़ का काम होता है, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल के बाद फिर आपके लिए वीडियो बनाना, फिर वो चीज़, और वो फिर सही जगह तक ना पहुँचे, अगर स्टूडेंट्स तक ही ना पहुँचे तो फिर क्या फ़ायदा। तो कोशिश करें कि जो भी लोग जो हैं, जो आपके जानने वाले जो फ्रेंड्स हैं, जो आपका सर्कल है, स्टूडेंट सर्कल है, 2 महीने का टाइम है, अभी भी अगर उनको मिल जाएगा, स्टफ सही मिल जाएगा, सही डायरेक्शन मिल जाएगी, तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो मेरा मोटिव यही है, बस सही जगह पे वीडियो पहुँचे। जिन्होंने सब्सक्राइब ना करा वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। बाकी टाइमिंग आपको पता है, डेली वीडियो डाल रही हैं। ये ख़त्म होने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।